अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और जनाब इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ भी होते होंगे। फ़ज़ाई आलूदगी की मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि खुनकी बढ़ती जा रही है ना, तो जब सर्दियाँ आना शुरू होती हैं तो जनाब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली हमारी रूटीन भी चेंज होना शुरू हो जाती है। बट अलबत्ता ये जो फ़ज़ाई आलूदगी के नरगे में हम आते जा रहे हैं और कल भी जैसे हमने आपको बताया एक सेगमेंट भी हमने किया था कि जो फ़ज़ाई आलूदगी के नरगे में हम पहले नंबर पर मौजूद थे। कल लाहौर शहर जो था वो पाकिस्तान के शहरों में पहले नंबर पर फॉल कर रहा था और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर फ़ज़ाई आलूदगी में था, एयर क्वालिटी इंडेक्स में था। तो इस हवाले से हम लोग भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे होते हैं कि क्या एहतियात बरतनी है। फिर जो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही हैं, इंतज़ामात कर रही है, तैयारियां कर रही हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके स्मोक को मज़ीद बढ़ने से, वो भी हम आपको बता रहे होते हैं। ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें होती हैं ना जो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें भी होती हैं जिस तरह हम सेहत से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आते हैं, हम सिटी से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आते हैं, हम इंटरटेनमेंट से रिलेटेड टॉपिक लेकर आते हैं ताकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियों के बारे में ना बताया जाए, मुश्किलात के बारे में ना बताया जाए, बल्कि आपको इंटरटेन भी किया जाए, आपको खुश भी किया जाए। तो इसलिए एक मिक्सचर होता है हमारे पूरे शो का जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। एक पैकेज होता है ना जिसमें आपको हर चीज़ मिल रही होती है, तो वैसा ही हमारा शो भी होता है कि जनाब आप उसको सेहत से रिलेटेड भी देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी देख सकते हैं। अगर आपको सिटी की कोई न्यूज़ चाहिए, आपको ओवरऑल कोई और चीज़ चाहिए, तो आपको हर चीज़ जो है ना इस पैकेज में ज़रूर मिलेगी। तो आप लोग हमसे बात भी करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि जनाब कुछ चेंज हो, कोई टॉपिक्स ऐसे आएँ जिसके ऊपर आप जो है ना इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ सेगमेंट्स यूँ होने चाहिए, उनकी तरतीब थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, या फिर कुछ सेगमेंट्स ऐड ऑन होने चाहिए, तो आप उस हवाले से भी हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, जिसके ऊपर हम ज़रूर अमल दरामद भी करेंगे, सोच विचार भी करेंगे। तो क्योंकि हम और आप एक फ़ैमिली, अगर एक फ़ैमिली होकर साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे ना। तो ये जनाब ज़रूरी होता है फैमिलीज़ का एक दूसरे को बताना कि कहाँ पर आप कह लें कि ख़राब चीज़ कर रहे हो और कहाँ पर आप सही कर रहे हो, तो उसके ऊपर शाबाशी भी ज़रूर मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में HIV केसेस में ख़तरनाक इजाफ़ा देखने को मिल रहा है और जिसके नतीजे में रवा साल के सिर्फ इब्तदाई 9 महीनों में 10,000 नए जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता साल के केसेस के मुकाबले में ये इजाफ़ा बड़ा तशवीशनाक है। अगर यही रुझान बरकरार रहा तो साल के अख्ताम पर ये जो तादाद है ये 14,000 से तजावुज़ कर सकती है। अब HIV एक ऐसा वायरस है जो हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमारी जो सुस्त रफ्तारी से हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को तबाह करता है, जिसकी वजह से जिस्म आम बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं रहता है। और HIV है क्या, ये कैसे फैलता है, इसके मुतालिक बहुत सारे मिथ्स हमारे माशरे में पाई जाती हैं। तो लिहाजा आज हम इसी वायरस के मुतालिक बात करेंगे कि इस वायरस से महफूज रहने के लिए हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए। इस्तेमाल शुदा सरिंज के मुतालिक तो बहुत आगाही है, मगर जैसे हम दांतों की सफाई के लिए जाते हैं, फिर सबसे बढ़कर जो मर्द हजरात है हजाम के पास जाते हैं, शेव बनवाने जाते हैं, ये वो रोज़मर्रा के मामूलात हैं जिनमें लापरवाही नहीं बल्कि एहतियात लाजिम है। तो इस पर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इमरान सादिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए HIV का वायरस जो है ये है क्या और इसके केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मतलब अगर ये अभी इसको ना पकड़ा गया, कंट्रोल ना किया गया इसको, तो ये इस साल के एंड तक 14,000 तक इसके केसेस चले जाएंगे। और अभी भी जैसे मैं बता रही थी कि तशवीशनाक इजाफा हो रहा है सिर्फ इन 9 महीनों के अंदर। असल में HIV है तो डिज़ीज़ तो ये काफ़ी पुरानी, 1930 में फ़र्स्ट टाइम ये पता चला था कि जो चिंपैंजीज़ में ये वायरस आया था, वहाँ से ये वायरस चला है।
और 50 ईयर इसको लगे हैं ह्यूमन तक पहुंचते हुए। ये 1980 और 81 में फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड इन अमेरिका। तो तब से अब तक कोशिशें हो रही हैं इसको कंट्रोल करने की, इसके बारे में जानने की, इसके ट्रीटमेंट ढूंढने की। स्टिल दिस वायरस इफ अ पर्सन गेट इन्फेक्टेड कैन नॉट बी क्योर्ड। ये सबसे जो खतरनाक बात we इसमें don't have any treatment. we have treatment, but that treatment is not meant for curing. Okay. That will just stop or slow the process of disease. कह सकते हैं कि टेम्परेरी उसका ट्रीटमेंट है। हाँ जी, उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन मुस्तकिल उसका जो है ना, हाँ, क्योर नहीं होगा, क्योर नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग थेरेपी पे चलेगा। ओह, लाइक सिंपल लाइक डायबिटीज। सही अब है। तो बल्कि कैंसर ट्रीटमेंट्स भी ऐसी आ गई हैं कि कैंसर, अगर बाज़ कैंसर जिसमें क्योर नहीं होते जी, तो उनको ऐसी थेरेपी पे डाल देते हैं कि वो इंसान को वो कैंसर वहीं रुक जाता है और चलता रहता है साथ। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट थी। शुरू में तो एक टाइम आया कि ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया HIV, दिस वाज द 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। ओके, इट वाज दैट टाइम। तो उसके बाद फिर जो सुपर पावर्स थी वो इसमें आई। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्पेशल प्रोग्राम शुरू किए। ये यानी 1980 से बात शुरू हो रही है और ये चलती जा रही है। अब 1990 में ऑलमोस्ट आई थिंक जो केस रिपोर्ट हुए थे 8 मिलियन थे पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट, लेकिन वो ही 96 तक जाते हुए वो 23 मिलियन हो गए और 99 में वो 40 मिलियन उससे भी डबल 23 to 44 मिलियन। तो इस तरह ये केसेस तो खैर पूरी दुनिया में तो चल ही रहा है ये सिलसिला। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी रेशो क्यों बढ़ती जा रही है, क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान में भी ये था बट इट वाज नॉट एविडेंट। ओके, पीपल वर नॉट रिपोर्टिंग। जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज़ पे लोग डरते हैं और ये बीमारी ऐसी है, इसकी जो इस लिहाज से इसको बुरा समझा जाता है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन स्प्रेड इज़ एक्चुअली बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज़ मोर। ओके, और एक रिसेंट आर्टिकल आगा खान वालों ने लिखा 24 में, उसमें से उन्होंने कहा है मेल टू मेल सेक्स इज़ अराइजिंग एंड दैट इज़ द लीडिंग कॉज ओके ऑफ दिस स्प्रेड। वो है। और उससे भी आगे बल्कि ड्रग अब्यूज़र्स हैं, IV ड्रग अब्यूज़र्स। अब IV ड्रग अब्यूज़र्स दे एट द सेम टाइम दे हैव अदर डिजीज़, आई मीन साइकोलॉजिकल इलनेस और वट एवर इज मेल सेक्स पार्टनर्स दे हैव। तो दो वो डबल हो जाता है काम। एंड इफ द IV ड्रग अब्यूज़र हैज़ फैमिली, उसकी फैमिली है, तो वो फिर फैमिली में भी चला जाता है, फैमिली में भी स्प्रेड हो जाता है। तो अब ये रिसेंटली लास्ट आई थिंक 2022 में इस्लामाबाद में केसेस काफ़ी रिपोर्ट हो गए थे। इस्लामाबाद में केसेस रिपोर्ट में ये आर्टिकल में लिखा हुआ ओके कि जी उसमें से जो मेल टू मेल सेक्स, उन्होंने MSM का उसको नाम दिया है। मेल टू MSM वाले जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन हुआ। 509 केसेस उन्होंने फ्यू मंथ्स में ही रिपोर्ट कर दिए थे कि इतने केसेस रिपोर्ट हो गए। ओह, ठीक है। सो इसी तरह जो IV ड्रग अब्यूज़र अब पाकिस्तान में जो है, जो पुअर पीपल में है, वो ज़्यादातर IV ड्रग अब्यूज़र्स हैं, जो इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं ना, जो ड्रग्स ले रहे होते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, वो इंजेक्शन वो सेम आप यहाँ पे लाहौर में भी कॉमन जी, हमारी सड़कों पर बैठे हुए होते देख रहे होते हैं हम। या आप देख रहे हैं कैनाल बैंक पे इवनिंग पे अक्सर लोग बैठे होते हैं, फिर वो एक ही स्ट्रेन से एक दूसरे को लगाते हैं। अब वो एक बंदा भी इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो वो फिर सबको 4 बंदों के साथ इन्फेक्ट करेगा। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्प्रेड नाउ। अच्छा, दूसरा ये जो हजाम वाली भी बात करते हैं ना कि अगर आप हजाम के पास जा रहे हैं शेव करवाने या कटिंग कराने, तो उसका भी ख्याल रखें कि जो उसके पास टूल्स हैं वो स्टेरिलाइज हैं कि नहीं हैं, या उसके ऊपर किसी और का ब्लड तो नहीं लगा हुआ। इससे भी फैल सकता है ये HIV? जी, ये पहले ना HIV से ज़्यादा हेपेटाइटिस C बहुत ज़्यादा फैला था इस तरह। ओके, उसके बाद से लोगों में अवेयरनेस आ गई, ठीक है। अब तो मोस्टली पीपल दे नो अबाउट दैट। मे बी इन विलेजेस इट इज़ लाइक दैट कि वो करते हों, अब सिटीज़ में ऐसे नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं ना कि हम सड़कों के पार भी बैठे हुए होते हैं, वो उन्होंने छोटी सी अपनी हजाम की दुकान लगाई हुई और एक ही ब्लेड से या एक ही उस तरह से वो हर किसी की ही जो है ना वो शेव करते जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह। अगर सिरिंज जो नीडल से हो सकता है स्प्रेड,
तो फिर ये तो हजाम का जो वो रेजर यूज करते हैं ना कि किसको क्या हो सकता है, ये है भी है कि नहीं है, तो उनके रेजर से तो अगर तो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होगा अगर ब्लड लगा उसको तो वो उससे है। और डेंटल स्पेशली डेंटल वाले भी जो हैं इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली जो छोटे बैठे हुए हैं लोग या जो छोटे क्लिनिक खोले उन्होंने, वो डेंटल इंटरवेंशन करते हैं। ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने कोई नहीं देखते कि इसको किसी को हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है। तो दैट इज अनदर मोस्ट कॉमन कॉज। आई थिंक डेंटल इज मोर देन दिस हिजाम वाला। जी। आप अगर जाएं तो वो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करते। बाकी तो हॉस्पिटल्स में सर्जरी वाइज तो ये कॉमन है, प्रैक्टिस है कि यूजुअली वी चेक इट और इससे पता चल जाता है पहले ही कि पहले लेकिन क्या है, उनमें नहीं, उनको नहीं पता चलता। इसलिए जब भी आप जाएं तो आप अपना लाजमी टेस्ट करा के जाएं, अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि आपको पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला या कोई और बीमारी आपको है या नहीं है। अच्छा, क्या इसके कोई इब्तदाई अलामात, साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कि HIV अगर खुदा ना खास्ता आपको हो गया है तो उसका कोई पता चल सके हमें? अच्छा, इसमें एक्सपोजर जब होता है उससे कुछ हफ्तों बाद 2 to 4 वीक्स या 6 वीक्स लगते हैं और इसके डायरेक्ट सिम्टम्स ऐसे कोई नहीं है। वेग सिम्टम्स, यानी वेग सिम्टम्स का मतलब है फ्लू फ्रेंजाइटिस ही रहता है। एक पर्सन है उसको आज नज़ला ज़ुकाम हुआ है, 4 दिन गुजरे फिर फ्लू में वो हो गया। ओके। क्योंकि आपने अभी जैसे बताया अभी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, वो बिल्कुल वो जाते ही इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक करते हैं ना सेल्स। ओके। दैट इज़ वाई जब आपकी इम्यूनिटी डिफेंसिव सिस्टम ही नहीं है तो स्मॉल वायरसेस, जो एक बिनाइन वायरस जो आपको पहले कुछ भी नहीं कर सकता था, उससे भी आप डैमेज होते हैं। ओके। उससे भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और सबसे पहले गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम रहना, कमज़ोरी, जिस्म में कमज़ोरी रहना, यही जनरलाइज्ड वीकनेस, कंप्लेंट मेन होगी जनरलाइज्ड वीकनेस है, मैं थकावट हो जाती जल्दी, उठा नहीं जाता। सही है। और 2-3 दिन बाद बुखार सा रहता है और गला ख़राब हो जाता है। ये लेकिन क्या ये जिनकी इम्यूनिटी लो होती है ये उनको ज़्यादा कह लें कि उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होती है? जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम है, उन वो ये इससे महफूज रह सकते हैं HIV वायरस से? ना, ये कोई नहीं है। अच्छा। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग भी होगी, अगर HIV आ गया तो वो तो उसकी इम्यूनिटी ख़त्म कर देगा ना। ओके। CD4 हेल्पर सेल्स, T हेल्पर सेल्स होते हैं इम्यूनिटी सिस्टम में। कुछ सेल्स हैं जो एक्टिव होते हैं, जो अटैक करते हैं। एक कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं जो मेमोरी रखते हैं। इस तरह मुख्तलिफ सिस्टम है। तो जो CD4 हेल्पर सेल हैं या T सेल्स हैं, उनका वो तकरीबन बेसिक्स हैं, वो सब कोई करते हैं। मेमोरी भी रखते हैं कि ये पहले अटैक हुआ था तो आपने पिछली दफ़ा ये एंटीबॉडीज़ बनाई थी तो ये सेल्स एक्टिवेट हुए थे, तो ये उसी को ख़त्म कर देते हैं, ना मेमोरी रहती है। तो वो उसकी वजह से फिर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला भी हो, उसकी इम्यूनिटी भी लो ही हो जाएगी। ठीक है। वो भी वैसे ही हो जाएगा जिसकी लो इम्यूनिटी है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये वायरस नहीं हो सकता है, ये आपको फिर भी अटैक कर सकता है। तो HIV केसेस पाकिस्तान में क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनकी वजूहात क्या है, वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। देन इसका ट्रीटमेंट क्या है, कहाँ से आप लोग करवा सकते हैं अगर आप लोगों को है, तो वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। डॉक्टर इमरान सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। जनाब, स्किन केयर के हवाले से तो हम बात करते ही रहते हैं, आज बालों की केयर के हवाले से बात करनी है कि हेयर केयर कैसी होनी चाहिए, आपके बाल खूबसूरत किस तरह नज़र आने चाहिए। सबसे पहले जो मसला आजकल आ रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि ये मसला रहता ही है हम सबको, कि जनाब हमारे बाल बहुत झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम एक दूसरे से ना बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें भी ये हो रहा है, मुझे भी ये हो रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ये हो क्यों रहा है, ऐसी कौन सी इसके पीछे रीजंस हैं, हमारी ग़िज़ा में ऐसे कौन सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम शैम्पू अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं, या हम जो ऑयलिंग कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, या हम और जो प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं अपने बालों के लिए वो अच्छे नहीं है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर ये सीज़न ये ऐसा होता है कि आपके बाल झड़ रहे होते हैं। दूसरा ये डेंड्रफ का मसला, ये सर्दियाँ आ रही हैं ना जनाब, मेरे सर में ऐसा डेंड्रफ आना शुरू हो जाएगा ना, और ये मसला सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारी आधी आवाम का मसला है कि हमारा डेंड्रफ जो है ना उसकी वजह से सर भर जाता है। तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी जान छूटे ये इस डेंड्रफ से। तो इस पर भी बात करेंगे। डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है हेयर केयर के हवाले से वो कौन कौन से लिए जा सकते हैं, PRP है, एक्सोसोम्स थेरेपी आ गई हुई है,
है, डिफरेंट थेरेपीज़ हमें मार्केट में नज़र आती हैं, तो कौन सी बेहतर है और कौन सी करवाई जा सकती हैं? तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर वर्दा सजाद ने हमें ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर वर्दा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर वर्दा, बालों के हवाले से बात करनी है हमने, और अब बालों के गिरने का, हेयर फॉल का सबसे जो मेन कॉज है वो क्या होता है, जो कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से हम सारे परेशान हैं कि जी बाल गिरते जा रहे हैं, उतने बाल आ नहीं रहे जितने बाल गिर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। आजकल ये एक बहुत कॉमन इशू चल रहा है और इसकी वेरियस रीजंस हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक्स, कि जेनेटिकली आपकी फैमिली के अंदर क्या हेयर स्ट्रेंथ चल रही है, कैसा टेक्सचर चल रहा है। सेकेंडली फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो आजकल सर्दियाँ आने वाली हैं तो उसमें गर्म पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से फंगस को ग्रो करने के लिए एक अच्छा मीडियम मिल जाता है, तो वो डैंड्रफ। फिर आते कुछ दफ़ा कई ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे 15 से 20 दिन अगर कोई बीमार रहा है, टाइफॉइड हो गया है, मलेरिया हो गया है, कुछ भी और जिसकी वजह से आप 15 दिन बीमार रह रहे हैं, कोविड था जिससे पहले, जैसे डेंगू आजकल होता है, उसके बाद भी बहुत हेयर फॉल होता है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। फिर मैल न्यूट्रिशन, डिफरेंट विटामिन जो हमारे अंदर कम होते जा रहे हैं, जैसे कि विटामिन डी, मेरा ख्याल से हम किसी का भी टेस्ट कराएंगे सबके अंदर विटामिन डी कम है। कैल्शियम, जितना कैल्शियम, विटामिन डी, फोलेट, विटामिन B12, जितनी ये चीज़ें बाकी ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी हैं, उतनी ही आपके बालों के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास डिजीज़ेज़ आ जाती हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, जैसे फीमेल्स के अंदर आ सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हाँ, इन द होल लाइफ टाइम फीमेल्स गो थ्रू अप एंड डाउन ऑफ द हार्मोन्स, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देन थायराइड का भी कहा जाता है कि उसकी वजह से भी ये हो सकता है। बिल्कुल, थायराइड की वजह से हो सकता है। थायराइड की वजह से बड़े ब्रिटल से हेयर, ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड चाहे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जब भी इम्बैलेंस होगा तो उसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है इन द यंगर जनरेशन एंड द ओल्डर जनरेशन। ओके, और क्या इनका कोई सीजन भी होता है? जैसे हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं ओहो आजकल तो सीजन है बाल गिरने का, बाल झड़ने का, तो कोई बात नहीं, झड़ने दो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ये बिल्कुल ठीक बात है। सीजनल वेरिएशंस की वजह से बालों के अंदर, बालों के डिफरेंट फेजेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन फेजेस से बाल गुजरता है अपनी पूरे ग्रोथ साइकिल के अंदर। तो सीजनल वेरिएशंस की वजह से ग्रोथ साइकिल ऊपर नीचे होता है और फिर जो है वो हेयर फॉल हो सकता है। ठीक है। एक और सबसे बड़ी वजह केमिकल अब्यूज। केमिकल अब्यूज जो हम जेल्स लगा रहे हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, ब्लीच यूज़ किया जा रहा है बालों पे, एक बॉन्ड ब्रेकेज के लिए, रिबॉन्डिंग बहुत चली थी, आपने दरमियान में सुना होगा। तो इस किस्म के जो प्रोसीजर्स हम बालों पे, डाइज अगर बहुत एक्सेसिवली यूज़ किए जा रहे हैं तो उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, हेयर फॉल हो सकता है, ब्रेकेज हो सकती है, आपकी जो बालों के स्ट्रैंड्स वो ख़राब हो सकते हैं ना, उसके अंदर वो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी। हम जैसे हीटिंग टूल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हेयर ड्रायर बहुत यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग बहुत हो रही होती है, कर्लिंग रॉड्स, ये सब कुछ बहुत ऐड ऑन कर रहा है हेयर फॉल के अंदर। सही है। तो ये फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं वो थोड़े से हमें बता दें कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड का मसला है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कराए जा सकते हैं? देन अगर वैसे ही कोई हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? एक चीज़ जो मैंने पहले छोड़ी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस की वजह से भी। ओके, स्ट्रेस इज एन एड ऑन फैक्टर। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स तो हमारी जिंदगी में चल रहे होते हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जो ना हो, और मल्टीपल फैक्टर्स चल रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दो फैक्टर्स चल रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर्स को हम लेके चल रहे हैं। तो जब इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो हम पहले कोशिश करते हैं कि एक ब्लड वर्कअप पूरा कराया जाए, ताकि वी गेट टू नो कि अंडरलाइन क्या कॉज है। किसी के अंदर कोई विटामिन्स कम है, कोई डिजीज़ पहले चल रही थी, उसकी वजह से इस तरह से इश्यूज आ रहे हैं, पहले तो एक वर्कअप हम करवाएंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, तो उसको करेक्ट करना, PCOS वगैरह फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, थायराइड की वजह से इम्बैलेंस है तो उसको करेक्ट करेंगे, विटामिन D डेफिशिएंसी है उसको करेक्ट करेंगे, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, हम उसको करेक्ट करेंगे। पहले तो ये, फिर हम प्रोसीजर्स की तरफ जा सकते, फिर हम लगाने के लिए सीरम्स की तरफ भी जाते हैं, जैसे आपने शायद माइनॉक्सिडिल का नाम बहुत माइनॉक्सिडिल बहुत मैं यूज भी करती हूं, आपको पता है, और उससे फर्क भी पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। इट्स नो जोक के जो अगर कहा जाए कि नहीं ऐसा नहीं, वो 100% मैं तो कहूंगी कि ये इट वर्क्स और ये यूज करना चाहिए। मेरे यहाँ से मैं ना
सही बात मैं कहूँ तो मैं यहाँ से गंजी होना शुरू हो गई थी, तो मुझे किसी ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि आप माइनॉक्सिडिल यूज करें, तो मैं वो यहाँ पर लगाना शुरू करती हूँ, डर्मा रोलर थोड़ा सा करती हूँ, उसके बाद वो लगा लेती हूँ। डर्मा रोलर से माइक्रो नीडलिंग की जा सकती है, उसके साथ हम डिफरेंट बूस्टर्स ऐड करते हैं, वो हम उसके साथ जा सकते हैं। फिर हम पीआरपीज की तरफ चले जाते हैं। पीआरपी इज अ वेरी गुड प्रोसीजर, लेकिन पीआरपी इफेक्टिव करने के लिए अगेन बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हेल्दी पर्सन से ब्लड नहीं ले रहे, तो जो भी पेशेंट है जिसका हमने करना है, उसका ब्लड अगर हेल्दी नहीं होगा तो पीआरपी हेल्दी नहीं होगा, उसके उतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं आएंगे, वो ग्रोथ फैक्टर्स जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें नहीं मिल सकते अगर आपका ब्लड डेफिशिएंट है विटामिन के अंदर और डिफरेंट मतलब वो आपको अपनी डेफिशिएंसीज पूरी करनी है, देन गो फॉर द पीआरपी, उसके अलावा आपको कोई इफेक्ट नहीं उसके अलावा आप जितने मर्जी सेशंस ले लेंगे तो फिर आप यही कहेंगे डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाएंगे, यू विल गेट द सेशंस अगेन। और मेरे ख्याल से इसलिए लोग जो है ना वो डॉक्टर्स शायद उनको बताते नहीं अपने पैसे बनाने के लिए कि पहले जाके आप अपनी डेफिशिएंसीज पूरी करके आए, देन आप पीआरपी कराएं। वरना कितने मैंने लोगों को देखा है वो कहते हैं हमने तो इतने सेशंस ले लिए, हमें फायदा ही नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर उनका ब्लड डेफिशिएंट होगा चीजों में, तो वो पीआरपी कैसे इफेक्टिव हो सकती है, वो नहीं काम करेगी ना। सही अच्छा, अब उन डेफिशिएंसीज को दूर करने के दो तरीके हो सकते हैं कि इधर हम लोग पहले ट्रीट करें पेशेंट को विद गुड विटामिन्स, या फिर सेकेंडली हम बूस्टर्स ऐड कर दें एंड एक्सोसोम्स ऐड करें, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया हमें एक्सोसोम्स इज द न्यू थिंग। फिर वो आप एक्सोसोम्स की तरफ चले जाते हैं। एक्सोसोम्स में डिफरेंट ऑप्शन है, प्लांट बेस्ड हैं, कुछ ह्यूमन बेस्ड हैं, तो वो एक्सोसोम्स ऐड करके हम है, लेकिन दे आर इफेक्टिव। ओके, दे आर एंड देन अल्टीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट। तो फिर ठीक है, मतलब पीआरपी से नेक्स्ट जो एक ट्रीटमेंट है वो एक्सोसोम्स है। पीआरपी तो हमारे ब्लड से उसको लिया जाता है ना। एक्सोसोम्स में भी ऐसा है, सॉरी मैं आपको बात कट कर रही हूँ, एक्सोसोम्स में भी ऐसा है कि हम आपके ब्लड से कुछ मशीन ऐसी हैं हमारे पास जिससे एक्सोसोम्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है। एंड सेकेंडली फिर कुछ जो है वो रेडीमेड आते हैं जो सिर्फ इंजेक्ट किए जाते हैं। और वो मतलब क्या एक सेशन होता है, 2 सेशन, कितने सेशंस होते हैं और उसका कोई विजिबल रिजल्ट आता है? इट डिपेंड्स। ओके, कि अगर तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है और फिर उसमें मल्टीपल सेशंस आपको लेने पड़ेंगे एक्सोसोम्स के, लेकिन ये कि एक्सोसोम्स के सेशंस पीआरपी से कम ही होंगे डेफिनेटली। अच्छा, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इन बिलियंस है, तो इसलिए एक्सोसोम्स के कम सेशंस, 1 सेशन इन 3 months और 6 months डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्सोसोम्स वी आर यूजिंग एंड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ओके, तो पेशेंट असेसमेंट बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ठीक है। और ये एक्सपेंसिव है? Yes, it is. It's very expensive. Very expensive तो नहीं, लेकिन it's expensive. It's not everyone's cup of tea. Yeah, we can say that. लेकिन PRP is better अगर आप again पेशेंट को पहले अच्छे से ट्रीट करें और फिर PRPs की तरफ जाएं तो उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इन कॉस्ट इफेक्टिव भी है। PRP तो हमें मतलब जैसे हम मार्केट में देखते हैं पॉकेट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, 7-8 हज़ार में एक सेशन हो जाता है, 10,000 तक ज़्यादा चला जाता है मैक्स। लेकिन इसका एक सेशन कितने तक का हो सकता है? चले उसका लगा ले 10,000 का, इसका 20, 25 या 30 तक चला जाता है? नहीं, ज़्यादा हो जाता है, इससे भी ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्सोसोम्स वी आर यूजिंग। तो सही है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आप घर में अच्छा खाएं पिए ताकि आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना हो और आपको उधर ना जाना पड़े। तक आपके विटामिन्स पूरे नहीं हैं, आपकी हेल्थ बेटर नहीं है, आप बीमार हैं पिछले कुछ अरसे से, तो आप नहीं एक अच्छे स्किन, एक अच्छे बाल या पूरी बॉडी आपकी उससे सफर कर रही होती है ना। आप जब तक योर इनर इज नॉट हेल्दी, आप कभी भी वो शो अप नहीं कर सकते। व्हाटएवर यू आर हैविंग इनसाइड इट शोज अप। ट्रू, ऐसे ही है। और आज मतलब जिस तरह उन्होंने बात की कि इंसुलिन रेजिस्टेंट है, ओबेसिटी है, ये सारे प्रॉब्लम है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट डिजीजेस हैं, वो प्रिवेल कर रही हैं हमारे पूरे माशरे के अंदर। हम उस पे फिर उसी तरह से आगे लेकर चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि मर्दों और औरतों में जो बाल गिरने का मामला है वो डिफरेंट है या एक ही जैसा है? और क्या इलाज, ट्रीटमेंट भी एक जैसा होता है या डिफरेंट होता है? डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैंने अभी जैसे आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वुमेन गो थ्रू द हार्मोनल इम्बैलेंस थ्रू आउट देयर लाइफ। मेल में भी इसी तरह जो मेल डोमिनेटिंग हार्मोन्स हैं उनकी वजह से हेयर फॉल होता है, डेफिनेटली होता है, जिसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस की तरफ कहते हैं, वो कहते हैं। तो मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है,
दोनों में, लेकिन ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम, Almost same है। सिमिलर ऑप्शन ठीक है है, हमारे पास। बट हाँ जी। मेल हजरात ये गिला करते हैं ना कि औरतों के बाल गिरते हैं, हेयर फॉल होता है, लेकिन गंजी नहीं होती है, हम लोग तो गंजे हो जाते हैं। हेयर डेंसिटी ज़्यादा है हमारे पास, वो ज़रा ज़्यादा है, तो दैट्स है। और वैसे भी फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो हेयर ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं सही एज है। कम्पेयर टू द मेल हार्मोन्स। चले जी, बालों के हवाले से हम बात कर रहे थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है मार्केट में जो करवाया जा सकता है। डॉक्टर वर्दा सजाद ने हमें ज्वाइन किया था, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर वर्दा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ हमारी नौजवान नस्ल के हवाले से बात कर लेते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, मोटिवेटेड भी बहुत ज़्यादा है कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, और वो चाहे हसूल तालीम के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हो, बिज़नेस करने के लिए हो। वो कहते हैं कि हम कुछ नया करें, कुछ नया लेकर आएँ, इन्वेंट करें, लेकिन फिर दूसरी तरफ उनसे बात करते हैं तो हमें ये शिकायत मिलती हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं। घर वालों से कहते हैं जी हमने इधर नहीं रहना, हमें आप कुछ भी करके ना बाहर भेज दें, हम बाहर जाके कुछ भी कर लेंगे, कोई नौकरी कर लेंगे, लेकिन हमसे यहाँ पर काम नहीं होता। क्या वजह है इसकी कि यहाँ पर काम नहीं होता? पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो हमारी यूथ गेन नहीं कर पा रही है, या बाहर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनको वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी जो है ना वो मिल रही है? तो इस पर बात करेंगे। दूसरा कुछ कह लें कि स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करें कि बैरून मुमालिक के लिए अब भी रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों जो दरख्वास्तें हैं ना वो जमा करवाई जा रही होती हैं कि हमने बाहर जाना है। रवा साल के पहले 6 महीने में तकरीबन 3.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो रोज़गार की तलाश में बैरून मुमालिक जा चुके हैं, जबकि अगर पिछले साल की बात कर ली जाए 2024 में 7,27,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुमालिक जा चुके हैं, और रवा साल ये तादाद 7 लाख से भी तजावुज़ कर सकती है। तो ये कह लें कि लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हमारा जो एक क्रीम है, नौजवान नस्ल है हमारी, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाह रही है, ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचेगा? क्या हम इनको वापस लेकर आ सकते हैं? क्या हमारे प्लान होनी चाहिए? क्या मामलात हम इनके लिए कर सकते हैं? तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अल्ताफ़ खान है हमारे साथ स्टूडियोज़ में, जो कि एजुकेशनिस्ट है, करियर काउंसलर हैं। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हामिद नबील ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं। हामिद, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब, आपसे ही बात शुरू करूंगी। जैसे मैंने बात की कि बैरून मुमालिक के लिए अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की बुनियाद पर जो है ना वो दरख्वास्तें आती होंगी। Exactly. आपके ऑफिस में कितने बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और कहते हैं जी हमने यहाँ पे नहीं रहना, हमने पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना है? अभी रिसेंटली आपको पता कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर जी। हुआ है, तो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोना रीच अस फॉर द स्टडी अब्रॉड पर्पस। अब जो उनका विजन है बेसिकली वो ये, दे जस्ट वांट टू गेट सेटल देयर सेल्फ इन द अब्रॉड। ओके, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, एक लिविंग स्टैंडर्ड लेना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली दैट्स वाई वो अब्रॉड की तरफ प्रायोरिटी देते हैं खुद को, अदर देन टू स्टे हेयर। अब अगर आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात करें तो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई रिलेटेड टू द कनाडा स्किल्ड इमिग्रेशन हाँ जी। फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स even they are employed here and they want to move towards Canada. If there is any opportunity for us, then definitely we would love to reach there. हालांकि वहाँ पर कोई नौकरियाँ भी नहीं है। Definitely उनको वहाँ जाके once again एक लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा सारा for नया doing से the सारी practice चीज़ें करनी पड़ेंगी from the zero. But they are willing to go there. ओके, वो अल्टीमेटली आपके सामने है सिचुएशन सिनेरियो कि करंटली जो भी सिचुएशन है पाकिस्तान में, एवरीवन वांट्स टू मूव फ्रॉम हियर। उसमें डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे किसी अल्टीमेटली एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है या कोई भी, बट दे आर नॉट गेटिंग द एक्सपोजर। आपका कोई भी ग्रेजुएट जब मार्केट में जाता है तो व्हाट ही इज़ गेटिंग फ्रॉम हियर। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एक एवरेज 10 to 15 लाख आपका एक्सपेंडिचर आता है डिग्री पे, बैचलर डिग्री अगर आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम की करते हैं। उसके बाद जब आप मार्केट में रहते हैं, यू हैव टू डू द 3 months फ्री अनपेड इंटर्नशिप्स,
और आप वंस यू कंप्लीट द इंटर्नशिप देन आपको जो सैलरी पैकेज ऑफर होता है वो 25,000 से स्टार्ट हो रहा होता है। द मिनिमम वेज से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल जब आपको एक्सपोजर मिल रहा होता है वहाँ देख रहे होते हैं कि आपको पर आवर लाइक पाउंड्स और डॉलर में पे कर रहे हैं वो, तो वो एक अलग अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा लाइक मूव कर रहे हैं अब्रॉड की तरफ। सही है। और ज़्यादा आप कह रहे हैं कि हम वहाँ पर सेटलमेंट को ना वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर अल्ताफ, आपको क्या लगता है, आपका यूथ के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर आपका इंटरेक्शन रहता है, क्लासेस जब आप लेते हैं तो या आपके पास जब काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं तो क्या वो बताते हैं, उनका क्या माइंडसेट है? बिकॉज ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में, हमारा जितना भी कह लें कि ब्रेन है ना वो यहाँ से जाता जा रहा है, और अब उनको वापस लाने के लिए हमारे पास एज सच कोई चीज़ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई टैक्टिक्स नहीं है कि हम उनको वापस लेकर आ सके, बिकॉज दे वांट टू सेटल देयर। तो क्या कर सकते हैं हम ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इसको रोकने के लिए? और आपके पास जब बच्चे आते हैं तो वो क्या मोटिव लेकर आते हैं? जी हाँ, जैसे इन्होंने कहा, असल में तो वो चाहते हैं कि लाइफ इज़ बेटर ओवर देयर, जो कि अच्छी बात नहीं है कि अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं और आप वहाँ से मायूस हो रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। दूसरी बात है कि जैसे हमारे जो हायर एजुकेशन है, जो बच्चे यूनिवर्सिटियाँ जाते हैं, तो वो एक छोटा ग्रुप है जो कि अगरचे उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कई ज़रूरतों को छोड़ के उनको पूरा करते हैं, तो लेकिन जब आउटपुट उनको नज़र आता है कि नहीं हो सकता, जैसे किसी के वालिदैन ने इन्वेस्ट किया है तो वो चाहेंगे कि उनको बेहतर ज़िंदगी दे सकें या कम अज़ कम उतनी ज़िंदगी दे सकें जितनी उनको दी गई है। तो जब उसके आसार नहीं मिलते, जॉबलेसनेस है, ये सारी चीज़ें, तो उसको देखते हुए वो चाहते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। अब मुल्क से बाहर जाने वाले मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे एक तो वो हैं जो वाइट कॉलर आपके जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, वो आपको ज़र मुबादला भी भेजते हैं, उनकी ज़िंदगी भी सेटल हो जाती है, अपने साथ और लोगों की ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाते हैं, पाकिस्तान में भी बाहर। दिस इज़ काइंड ऑफ द क्लास दैट वी वुड लाइक टू बी देयर। और भी जो आपके रेमिटेंसेस भेजते रहे हमें पाकिस्तान में वापस। और स्टडीज़ अगर आप करते हैं तो आपका कैपेसिटी बढ़ती है, अगर आप उन स्टडीज़ के नतीजे में वहीं जाके बसते हैं और तब भी पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। अच्छा। लेकिन एक और ग्रुप है जो अभी जैसे इन्होंने भी कहा कि वो बस यहाँ से निकलना चाहता है। अब वहाँ क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम दे डोंट नो। जब हमारे पास आते हैं तो हमारी उनको राय ये होती है कि आप स्मार्ट चॉइसेस करें, आप अपनी तालीम को बेहतर बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन आप यूं ही पैसे फेंक के बाहर न चले जाएं, क्योंकि आप जाएंगे अपने ख़ानदान पे बोझ पड़ेगा, यकीनन ख़ानदान ही सपोर्ट कर रहा होगा। जब आप वहाँ जाते हैं और वो नताइज नहीं मिलते, तो आपने देखा है कि पिछले दिनों इवन जो कल्चरल शॉक होता है, बहुत यंग बच्चों को भेजा गया। कनाडा में एक बच्चे की ख़ुदकुशी की खबर आई, इधर उधर और इस किस्म के वाक़यात, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये सारे होते हैं। हमारे यहाँ जैसे हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है FC, तो वहाँ हम करियर काउंसलिंग के साथ साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और मेरे ख्याल में करियर काउंसलिंग को यूनिवर्सिटीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के राइट चॉइसेस होने ये बहुत ज़रूरी है। बाहर जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मुल्क से आप भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ नहीं रहना, तो यकीन करें वहाँ ऐसा कोई रास्ते में पड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और इफ़ यू डोंट मेक द राइट चॉइस यू माइट बी स्ट्रैंडेड देयर। आप वापस नहीं आना चाहेंगे क्यों आपने इन्वेस्ट किया है, एंड इट कुड बी रियली हार्मफुल, डेंजरस फॉर यू, फॉर योर फैमिली। तो उस ग्रुप को बहुत ही हैंडल करना चाहिए तरीके से, यूनिवर्सिटियों को भी और पेरेंट्स को भी, खुद भी, पीयर ग्रुप का भी। वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से लोग जाएं ज़रूर, लेकिन मुल्क को छोड़ के वहाँ अनजाने में कहीं भी चले जाना ये दुरुस्त नहीं है, ये अच्छी अप्रोच भी नहीं है। तो हामिद, आप मुझे बताइएगा कि लोगों को तो ये लगता है कि सिर्फ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं। बेशक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपका करियर होता है, आप एक्सप्लोर डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, बट लोग बगैर सोचे समझे भी तो चले जाते हैं ना। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी तो वहाँ जाके पता चलता है, वो हमें तो ये किसी ने बताया ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपने खुद ही कमाना है, घर ढूंढना है, आपने नौकरी ढूंढनी है, आपने बाकी मामलात सारे देखने हैं। ये बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सड़कों पर जाके रहना पड़ता है, उनको घर नहीं मिलता, उनको रिहाइश नहीं मिलती है, उनको नौकरी नहीं मिलती है। वो पीछे नहीं बताते हैं कि जी अब हम क्या बताएं, हम तो खुद ही लाताल्लुकी करके आए हैं ना पाकिस्तान से। तो ये भी बताइए लोगों को कि इस तरह के प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात को ऐड ऑन करता चलूँ कि अल्टीमेटली बर्डनाइज्ड होते हैं पेरेंट्स। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स,
फॉर सेंडिंग देम देयर चिल्ड्रंस टुवर्ड्स अब्रॉड. अल्टीमेटली उनको लोन लेना पड़ता है फ्रॉम द रिलेटिव्स, फ्रॉम द बैंक. अल्टीमेटली दे गोना सफर, बट उनके माइंड में एक एम होता है कि देयर इज़ नो सच फ्यूचर हेयर. एंड वंस दे अराइव तो उनके पता नहीं वो डॉक्टर साहब वाली बात के दरख्तों के साथ पैसे नहीं लगे हुए. अल्टीमेटली यू शुड डू वर्क हार्ड और फ्रॉम जीरो. एज कम्पेयर टू पाकिस्तान आपको वहाँ पर अल्टीमेटली सफ़र करना पड़ता है. बिल्कुल ऐसे ही. एक लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, डिफरेंट बैरियर्स है वहाँ पर आपको जो फेस करें. वेदर देखें वहाँ पे वेदर कितना इंटेंस होता है वहाँ पर. अभी करंटली यूके मेरी कल बात हो रही थी एक स्टूडेंट से कि ही इज गोना क्वाइट कोल्ड नाउ. वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है अगर होती है तो. लेकिन सीम्स लाइक अगर आप पर्टिकुलर इस चीज़ से रिलेट करें इसको कि वाई दे वांट्स टू गो देयर, तो अल्टीमेटली दे आर लुकिंग सम फ्यूचर देयर. उनसे पहले जो लोग वहाँ गए होते हैं वो उनको एक क्राइटेरिया, एक लाइन सेट कर देते हैं कि वी आर हेयर एंड वी आर सेटल्ड. जब वो लोग पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान विजिट करते हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कि वो अपने मुल्क से चले जाते हैं तो दे आर नॉट सपोज टू कम हेयर. आपके कितने ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में. बिल्कुल ऐसे ही है जो रेमिटेंसेस भेज रहे होते हैं अपनी फैमिलीज को, पीछे वो दोबारा से लैंड जो भेज के गए होते हैं ना अपने ऊपर लगा के पैसे दोबारा से खरीद रहे होते हैं. 10 टाइम्स ज़्यादा वो बना रहे होते हैं पाकिस्तान में. उनका मेन गोल यही होता है कि वी लिव हेयर फॉर यंग एज में हमने वी हैव टू स्टे हेयर एंड आफ्टर दैट वी शुड गो बैक टू आवर होम कंट्री. यही मोस्टली हमारे पास जितने लोग आते हैं, इवन के हमारे पास जो लोग आते हैं हम उनको कहते हैं कि यू शुड फोकस ऑन योर रेलिवेंट फील्ड्स. सही है. कि अगर कोई आईटी का बच्चा आ रहा है तो वी नेवर रिकमेंड देम कि आप कोई और जॉब करें, कोई वेयर जॉब्स करें. आप अपनी स्ट्रीम में जाएं, देन यू मे सेटल देयर, देन यू मे गेट द गुड जॉब देयर. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टू गुड होनी चाहिए. और आप अगर जाते साथ ही कहते हैं कि आपको वाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. हम तो उनको क्लियर पिक्चर देते हैं आपको जाते ही तो एग्जैक्ट आपको लाइक हेल्थ और एजुकेशन तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर देते हैं. बट अगर पर्टिकुलर बात की जाए वर्क की तो फिर यू शुड डू वर्क हार्ड. वहाँ पर जॉब्स पाकिस्तान की तरह नहीं है. लाइक मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है तो मैं उसको स्ट्रेट यही कहता हूँ, यू वर्क हार्ड फॉर द 6 months. सही है. इनिशियली 6 months आपको सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर स्पेंडिंग 6 months देयर डेफिनेटली यू मे सेटल्ड. सही है. आप एक लाइक लाइन में आ जाते हैं, आपको वहाँ के रूल ऑफ लॉ का पता चल जाता है, आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ यू मे ट्रैवल इनसाइड, हाउ यू मे गेट द अकोमोडेशन इजीली. अब आपने ये बात की थी कि स्टूडेंट वहाँ पर सड़कों पे भी रह रहे होते हैं. अब जब एक बच्चा है जो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में गया है एंड ही हैव नो स्पीकिंग स्किल्स, तो वो सफ़र करेगा वहाँ जाके. यहाँ पर पहले हमें कैरियर काउंसलिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए. वी शुड लेट देम नो कि हमें किसी मामू चाचू से नहीं पूछने की ज़रूरत, बट वी डू इन द फ्यूचर. अगर किसी का मीडिया में इंटरेस्ट है, किसी का बैंकिंग में इंटरेस्ट है, किसी का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, किसी का मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड या किसी का इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आईटी से कोई इंटरेस्टेड है, तो उसको उस तरफ जाने देना चाहिए. अदर देन दिस के हमारी फैमिलीज, ब्राउन फैमिलीज में आपको अच्छे से आइडिया है कि कोई एक अच्छा अगर सेटल्ड है इंजीनियर तो बाकी भी कहते हैं हमने भी अपने बच्चों को इंजीनियर ही बनाना है. आगे उसका स्कोप है कि नहीं है, लेकिन हमने बनाना जरूर है. देख लें आपकी प्रोडक्शन इंजीनियर्स की, आपके डॉक्टर्स की. तो अल्टीमेटली आपके जो डॉक्टर्स हैं वो करंटली सऊदी अरेबिया और यूएई जाने के लिए मजबूर हो गए हैं. अदर देन दिस अदरवाइज मेडिकल फील्ड की एक डिमांड थी, लेकिन अब हमने उसको भी इतना एक्सप्लॉइट कर दिया हुआ है ना कि वो अब उसमें भी यहाँ पर भी आप देख लें कि डॉक्टर्स कहते हैं जी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इंजीनियर्स कहते हैं जी हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम क्या करें, हम बाहर चले जाएं. तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इसमें क्या एक अहम रोल प्ले करना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है, वो रुक जाए, वो बच्चे, वो प्रोफेशनल्स जो हैं, स्किल्ड पर्सन जो है वो यहीं पे पाकिस्तान में रह के जो अपनी सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड करे, पाकिस्तान को दे, ना कि बाहर जाके अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं. पूरी ज़िंदगी अपनी जवानी वहाँ पर गुजार देते हैं और जब 50 अबव होते हैं, 60 अबव होते हैं, वापस पाकिस्तान में आ जाते हैं. तो ये भी एक मामला है ना. चलिए, दोनों एस्पेक्ट्स ज़िंदगी के कि आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या वहाँ जाके क्या मामलात पेश आ सकते हैं, पाकिस्तान में रह के क्या मामला हो सकता है, दोनों एस्पेक्ट ज़िंदगी के हमने आपको बता दिए हैं. हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ़ खान मौजूद है, हामिद नबील ने हमें ज्वाइन किया था. थैंक यू सो मच कि आप दोनों आए, इसके ऊपर बात की. ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ पंजाब के हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और पीआईसी में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 5000 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज किया जाता है। फिर ये है कि पीआईसी की एमरजेंसी में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 2000 मरीज़ों को तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। तो आज हम पीआईसी के हवाले से ही बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, इसमें कितने मरीज़ जो है ना वो आते हैं, उनके लोड को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह इलाज मुआलजा होता है, तिब्बी सहूलियात किस तरह दी जाती है, मुफ्त इलाज किस तरह किया जाता है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आमिर भट्ट साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। MS है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, आप इसे स्टार्ट करूंगी। पीआईसी में बड़ा बोझ होता है, हमने सुना है मरीज़ों का, ख़ासतौर पर जो हार्ट पेशेंट्स आते हैं। और रोज़ाना के बिनार पर जैसे मैं बता रही हूँ कि तकरीबन 5000 से ज़ायद मरीज़ आते हैं और OPD में जो है ना वो आ जाते हैं तकरीबन 2000 मरीज़। तो ऑब्वियसली लोड होता ही है ना, तो किस तरह मैनेज किया जाता है पीआईसी में लोड को? हाँ जी मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपने मौजू किया कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 1989 में मियां नवाज शरीफ साहब ने इसका इनाग्रेट किया था। उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन ये 600 बेड, अप्रॉक्सीमेट 600 बेड का ये हॉस्पिटल है और दिल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो इसको सारा सेट किया। अब इसमें हमारे पास, जैसे आप पहले ही बता दिया आपने, तकरीबन 4-5 हज़ार एवरेज हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं। तो इसमें जब हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमारी एक टीम है जी जो अंडर काइंड सुपरविजन ऑफ चेयरमैन डॉक्टर फरकत आलमगीर साहब भी इसको देखते हैं। और उसमें हमने एमरजेंसी में कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस की। स्पेशली मैं थोड़ा वहाँ से शुरू कर देता हूँ। उसमें यह कि एमरजेंसी के पेशेंट्स जो हैं हमारे फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एमरजेंसी इज़ द रियल पेशेंट। आप कह सकते हैं कि लाइक खुदा ना खासा दिन में, सुबह में, रात में किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको अटेंड करते हैं। उसमें तकरीबन 1500 से 2000 के करीब एवरेज हमारे पास पेशेंट आते हैं। अगर आप कहें कि 24 घंटे में 14 से 40 मिनट है तो हर मिनट में हमारे पास एक पेशेंट कार्डियोलॉजी का आ रहा है हमारे पास। अब उसमें जिन पेशेंट्स उनका लैब इन्वेस्टिगेशन या उनकी ECG जो भी टेस्ट हैं कार्डियोलॉजी के लिए हम कर रहे होते हैं। उसके बाद जिनको ज़रूरत होती है एंजियोग्राफी की, तो सबसे पहले एमरजेंसी के पेशेंट को किया जाता है। अब जब से हमने सारा सिस्टम चेंज किया तो उन पेशेंट की सबसे पहले एंजियो की जाती है। अब उनमें भी 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट आया जिसकी ECG में तब्दीली थी, जिसके लिए हम उनको प्राइमरी कहते हैं, जो फ़ौरन हमारे पास हार्ट अटैक के बाद, दिल के दौरा पड़ने के बाद 1 से 2 घंटे में या जल्द से जल्द पहुँच गया, उसमें ECG में तब्दीली है, उसको तो हम प्राइमरी फ़ौरन करते हैं। उसमें भी तकरीबन 30-35 पेशेंट डेली हमारे पास 24 घंटे में आते हैं, तो उसका रिस्पांस अच्छा होता है। इसके अलावा जो प्लान्ड है, जिसके ट्रॉप रेज्ड है और उनको एंजियो की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले, वो सेल्फलेस है कि उसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं कि कहेंगे तो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कर रहे हैं। तकरीबन मुनीबा उसमें आप देख रहे हैं रोज़ाना 100+120 एंजियोग्राफी हो रही है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। और उसमें तकरीबन 60-70 प्लास्टिस यानी कि स्टंट उनको डाल रहे हैं। अच्छा। और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें दे रही है, लाइक डेफिनेटली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, CM का इनिशिएटिव है, मैडम मरीम नवाज का, कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो प्लास्टिक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दैट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट। सही है। अब उसमें ये है कि सारी चीज़ें वो चल रही हैं। एक ID कार्ड वगैरह भी चाहिए होता है। कभी कभार वंस इन ब्लू मून ऐसा इशू भी आता है हमारे पास कि किसी के पास ID कार्ड नहीं है। इवन दो कि आउट ऑफ प्रोविंस भी जो आ रहा है हम उनको भी इंटरटेन कर रहे होते हैं, चाहे वो KPK से आ रहा हो, चाहे कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, बलोचिस्तान से, तो वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड। और इसमें अब एक चीज़ है, एमरजेंसी फ्री फॉर ऑल, एमरजेंसी फ्री फॉर ऑल ये है। इसी तरह फिर OPD है। OPD में हमें इश्यूज़ थे, चैलेंजेस थे उसमें, ज़्यादा होता है और टाइम हमारे पास कम होता है। लाइक 8 से 3 का टाइम है, 8 to 3 टाइम है हमारे पास। तो उसमें ये है कि हम जैसे हॉस्पिटल को यूनिटाइज कर दिएगा, यूनिट बना देंगे हॉस्पिटल के अंदर ना। 6 यूनिट्स हैं उसमें हॉस्पिटल में हमारे।
तो हर रोज़ एक यूनिट की इंक्लूडिंग ऑल देयर कंसल्टेंट्स, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट है, एपी सारे अवेलेबल होते हैं और वो ओपीडी में पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। हमने 3 लेयर्ड उनको किया है। कार्डियोलॉजी डेडिकेट ऑन द सिंगल ग्राउंड फ्लोर, एक फ्लोर पे हमने कर दिया उसको, जिसमें एको भी अवेलेबल है, ईसीजीज भी अवेलेबल है, मेल फीमेल इवन ऑल लैब्स। ईपी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के लिए सेपरेट है, कार्डिक सर्जरी सेपरेट है, तो उससे हमारा कुछ मैनेज हुआ। फिर मेडिसिन का इश्यूज़ था कि मेडिसिन के काउंटर्स का इश्यूज़ था, कम थे, को मेडिसिन ज़्यादा, पेशेंट ज़्यादा आता है हमारे पास, तकरीबन आप कह लें जिस तरह बिलाल साहब ने भी बताया आपको, या आपको भी ये है कि लाइक 2000 या इतने पेशेंट हमारे पास, 2000 प्लस पेशेंट हमारे पास 7 घंटों में ओपीडी में आ रहे होते हैं। तो हमने काउंटर्स उसमें डबल कर दिए अपने, हमारे जो अवेलेबल थे। लेकिन क्या लोगों को मिलती है मुफ्त अद्वियात मिलती हैं, सारी मिलती हैं? जी सारी कार्डिक मेडिसिन, दैट इज इम्पोर्टेंट। कार्डिक मेडिसिन मैं लाइक आपके चैनल के लाइक आपके तवज्जो से ये बताऊंगा बात कि ऑल कार्डिक मेडिसिन अवेलेबल इन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डिक मेडिसिन अक्सर कहा जाता है ना पेशेंट्स को कि आप ये मेडिसिन जो है ना ये बाहर से ले आए जाके। उसमें अब हमारे पास जो है लाइक कोई खुदा ना छोटा मोटा कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, लाइक हमारे पास वो पेशेंट है कार्डियक भी हो, साथ में उसका एस्थमेटिक भी अगर है, या डायबिटिक भी है साथ में, या इस तरह, या कोई जीआई का इशू है, तो डेफिनेट हमारे पास कार्डिक मेडिसिन ऑल अवेलेबल। उसमें एक और चीज़ भी है कि लाइक हमारा इस वक्त रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1000 पार्सल, 1000 पार्सल जो है, जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वो पार्सल्स हम लोगों के घरों तक भिजवा रहे हैं। उसका चेकलिस्ट है बाकायदा से, वाया डाक भिजवाई जाती है, उनके एड्रेसेस ऐड होते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, उनको पूछते हैं, उनका सारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा इस तरह मैनेज किया जा रहा होता है। चलिए जी बिलाल की तरफ चलते हैं। बिलाल, सब कुछ अच्छा वैसे है तो बड़ा अच्छा, पीआईसी मेरा चक्कर लगा था, अंदर से साफ़ सफाई, डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर्स जो है ना पेशेंट्स को केटर भी कर रहे हैं, उनसे सुन भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो आवाम की आप तक पहुंचती हैं? जब आप जाते हैं रिपोर्टिंग करने तो ऑब्वियसली पेशेंट्स जो होते होंगे वहाँ पर वो आपके पास आते होंगे, आपको अपनी मुश्किलात बताते होंगे, क्योंकि रश लगा होता है, एक जमे गफ़ीर होता है हॉस्पिटल में आप चले जाएँ तो। बिल्कुल मुनीबा, जैसे कि आपको पता है कि एक स्पेशलाइज हार्ट हॉस्पिटल है पूरे पंजाब का, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे ज़्यादा लोड भी इसी भी है, और इसमें कोई शक नहीं, जिधर लोड हो वहीं पे जो शिकायत, जो ग्रीवेंसेस होती हैं वो तो अल्टीमेटली होती हैं, लोगों की शिकायत भी होती हैं। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हार्ट अटैक के साथ जो पेशेंट आता है तो वो उसको किसी की सिफारिश की ज़रूरत भी नहीं होती। समटाइम हमें भी जब कॉल्स आती है तो हम कहते हैं आप चले जाएं, काउंटर पे चले जाएं, अपनी ईसीजी करवाएं, तो उस जो हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है उसको मुकम्मल तौर पे कर दिया जाता है। जिधर अमूमन जो लोगों की जो शिकायत आती है वो समटाइम आती है कि उनके जो बाईपास के ऑपरेशन है या जिनके वेल्व रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन है, चूँकि उनमें लिस्टें हैं थोड़ी सी इनकी जो है ना उसमें देरी आती है, उसमें आपको पता है कि यूनिट 2 हैं, 2 यूनिट हैं, और मतलब 2 यूनिट ने उनको तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको उनका केटर करना है, उनका ऑपरेट वगैरह जो करना है। अब ऑपरेट भी मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, तो इस वजह से एक DVR है, फिर उसके बाद बाईपास है, फिर इसके अलावा इनके और भी जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मिला के जो लिस्ट बन जाती है तकरीबन 6 माह की अल्टीमेटली बन जाती है, तो जिसकी वजह से कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो फिर मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है ये चले जाते हैं। इवन कि अब इनके जो 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो चल रहे हैं, और उनमें से तकरीबन 5 जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो मॉड्यूलर हो चुके हैं। अच्छा, ये जिन ऑपरेशन थिएटर्स की मैं बात कर रहा हूँ मॉड्यूलर, ये हमारे अक्सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी मौजूद नहीं है। अच्छा, देखिए हमारे पास गवर्नमेंट ने पैसा लगाया हुआ है, बड़े अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, और इशू क्या आता है, सिर्फ लोड का आता है। तो इवन के अभी मेरी कुछ प्रोफेसर जो सर्जन वहाँ के, उनसे भी बात हो रही थी, MS साहब से बात हो रही थी, मैं कहा यार ये जो इशू आता है बाईपास में, लिस्टों का या DVR में, इसमें हमेशा पेशेंट्स की कंप्लेंट, जो अल्टीमेटली पेशेंट क्या कहता है, पेशेंट कहता है मैं जैसे ही आया हूँ ना तो अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो जाए, मैं घर चला जाऊँ, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता। ऐसे तो मेरा ख्याल है शायद आप अच्छे किसी निजी हॉस्पिटल में भी चले जाना तो इतनी जल्दी हफ्ता तो लग ही जाता है, फिर भी हफ्ता ऑलमोस्ट लग जाता है। तो ये अब थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो ये अल्टीमेटली पे बड़ा लोड है। चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने जब इसको रिवैम्प कराया था उसमें फिर ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स करवाए थे, इवन कि कई हॉस्पिटल्स में अभी तक नहीं हो सके, लेकिन PIC के हो गए, और उसमें चूँकि हमने भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि
यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन की चीखों पुकार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कई ऐसे पेशेंट्स थे जिनको साल हो गया था, उनके बाईपास के ऑपरेशन नहीं हो सके। लेकिन फिर अब जो पेस है उसको बेहतर किया गया है। चेयरमैन फ़रकत आलमगीर साहब, ख्वाजा सलमान फ़ीक साहब, इनके बड़े फ्रिक्वेंटली विजिट रहते हैं, तो ये इन चीज़ों को बड़ा देखभाल कर रहे हैं। तो मैं भी इस चीज़ पर MS साहब को और जो CEO हैं इनके डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और फ़रकत आलमगीर साहब को कहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा जो है करें। अगर डॉक्टर की शॉर्टेज है, अल्टीमेटली वो हर हॉस्पिटल में होती है। 100% जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। तकरीबन अभी भी इनके पास 1300 के करीब जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी नहीं हैं। अच्छा। वो 200-250-300 की हमेशा रहती है। अच्छा, सही है। और तकरीबन 80% के करीब हर हॉस्पिटल में होती है। 20% शॉर्टेज अल्टीमेटली रहते हैं, कोई छुट्टियों पे चला जाता है, कोई होता नहीं, या उनकी मतलब PPSC के थ्रू कई लोगों ने जो आना होता है। लेकिन इसके अलावा जो हम एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी और इसके अलावा दीगर जो पैथोलॉजी के टेस्ट हैं, ये अमूमन यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तादाद में होते हैं और हर बंदा यहाँ पे खुश होकर जाता है। मतलब PIC के जो पैथोलॉजी की लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट है, अमूमन मैं भी अपने जो दोस्त हों, हम खुद भी इधर से करवाते हैं जाके। इनका माहौल, इनका जो एनवायरनमेंट है, साफ सफाई है, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो वेटिंग लिस्ट का मामला है कि पेशेंट्स को इतना वेट कराया जाता है, 6-6 महीने का, 5-5 महीने का, इसका कोई हल निकालें आप? हाँ जी, इस पे अब देखें, जैसे बिलाल साहब ने खुद ही इस पे काफ़ी पुरमगज़ एक बात कर रही थी। अच्छा, उसमें हमारे पास लाइक 9 थिएटर्स हैं, तो हमारी कोशिश होती है डेली 10-12 एवरेज लिस्ट हमारी बाईपास की भी होती है। दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी एक आपको बताऊँ, लाइक अगर प्राइवेट सेक्टर में तो आई थिंक सो मच कॉस्टली, तो ये चीज़ एक अप्रिशिएटिंग है और इसको मानना भी चाहिए कि तकरीबन आप कहें कि उस पर आप सारी टोटल कॉस्ट लगाएं तो लाइक पर डे लाइक जो हॉस्पिटल का ख़र्चा जो है तकरीबन 1 या 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का होता है इन कामों के लिए, सबके लिए। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। और मैडम CM साहिबा का बड़ा इस पर एक क्लियर इनका एक है स्टांस है, इनका इनिशिएशन है सारा, कि वो इन चीज़ों को देख रही हैं, मैडम अरीना साहिबा खुद भी। तो ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। अब इसमें ना, जैसे हमें थोड़ी बात हम पहले भी इसके बारे में हमने की कि हमारे पास बाईपास के पेशेंट्स भी आते हैं। जितने भी मोस्टली जो पंजाब ऑल ओवर द पंजाब जो कॉम्प्लिकेट केसेस होते हैं, लाइक बाईपास है साथ में, या कोई वेल्व रिप्लेसमेंट है किसी की, या बंटाल प्रोसीजर्स होते हैं, या कोई रूट रिप्लेसमेंट का है जिसमें तेरे दिल के बाईपास का इशू नहीं होता, बाद में जो खून की सप्लाई पूरे जिस्म को जा रही है, वो जो बड़ी खून की नालियाँ, उनके भी इश्यूज़ होते हैं। अच्छा। वो भी एड्रेस यहीं पर हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं बिलाल साहब आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 24/7 एक थिएटर हर वक्त अवेलेबल, एमरजेंसी के लिए अवेलेबल होते हैं। खुदा ना खास्ता हमारे पास कोई आ रहा है ऐसा पेशेंट एमरजेंसी का, कोई क्रशिंग इंजरी जैसे एक्सीडेंट हुआ, उसको दिल रप्चर हुआ, खुदा ना खास्ता गोली लग गई सीने में दिल में, तो वो उसके लिए 24/7 हम अवेलेबल होते हैं। रिसेंटली भी लाइक वंस इन ब्लू मून ऐसा केस आता है हमारे पास जिस दैट इज़ अ रियल एमरजेंसी के। 2 हफ्ते पहले हमारे पास एक किसी तरह केस आया था, 2-3 हफ्ते पहले सरगोदा से एक बच्चा रेफर हुआ, तो उसके दिल में डायरेक्ट वो लग गई, ये सिकल जो होती है चारा काटने के लिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे रिकवर किया, रिपेयर किया, उसका सारा दिल रिपेयर हो गया, ही वॉज क्वाइट यंग और डिस्चार्ज होकर घर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ये भी चीज़ भी अवेलेबल है। इसके अलावा दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाए, बड़ी ज़रूरी है। दिल चलना भी बहुत ज़रूरी है, दिल को तरतीब से चलना भी बहुत ज़रूरी है। वो EP इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आल्सो अवेलेबल। तो वो भी तकरीबन हमारी 8-10 के लिस्ट बड़े, दे आर ऑल प्रोसीजर, दे आर कॉस्टली। लेकिन ये कितना टाइम लगता है? अगर बाईपास की बात कर ली जाए तो एक बाईपास में कितना टाइम दरकार होता है? बाईपास देखें, उसमें 2 तरह से होता है बाईपास। अगर तो हमने एंजियोग्राफी की, उसमें ये डॉक्टर्स ने देखा, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा कि इनको ज़रूरत है, हाई रिस्क है, लाइक इसके सारी खून की नालियाँ बंद है, हाई रिस्क है भेजा, तो उसको तो विद इन डेज़ फ़ौरन हो जाएगा। अब जिसका देखा कि उसकी थोड़ी सी नालियाँ खून की बेहतर हैं, चल रही हैं, इसको टाइम दिया जा सकता है, 1 माह या 2 माह वेट करवाया जा सकता है, उसको मेडिसिन पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि जी आप हमारे पास ये चल रहे हैं, ये ऑलरेडी हो रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन तब तक खाएं। हाँ, मेडिसिन लें तो आप ठीक रहेंगे, और अल्लाह ना करे कि हमें ज़रूरत पड़ जाए तो वो हो जाए। तो इसलिए मेरिट्स डीमेरिट्स सेट होते रहते हैं इनके। पीड्स का भी अवेलेबल है हमारे पास, पीड्स कार्डियोलॉजी भी है टू सम एक्सटेंट। इसका भी ये जो आप लिस्ट की बात बल्कि कर दें, मैं पूरी कर दूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जी, इनको सेक्रेटरी साहब हमारे चेयरमैन साहब गवर्नमेंट खुद भी देख रही है इन चीज़ों को, कि इसको इंशाल्लाह मज़ीद कार्डिक जो लिस्ट है ना कार्डिक सर्जरीज़ की, आप आने वाले टाइम में इंशाल्लाह देखेंगे कि ये
रिड्यूस होंगी इंशाल्लाह इसके और बेहतर ठीक है, इसमें मजीद जो है ना वो बेहतरी आएगी बेहतरी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ऑपरेशन जो है ना वो जल्दी जल्दी किए होंगे जाएंगे, इंशाल्लाह लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कराया नहीं करना जाएगा, पड़ेगा। बिकॉज अब पता तो नहीं ना चलता है डॉक्टर साहब के किस पेशेंट की सिचुएशन इतनी जी, जी, ज़्यादा जी। ख़राब हो जाए, उनको खुदा हम- ना खासा वो जी। वापस जा रहा है यहाँ से दवाई जी। लेके और उसके दिल को कुछ हो जाए। उसका हमारे होता है कि उसके अल्हम्दुलिल्लाह के कोशिश यही होती है कि हमारे कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, एमरजेंसी में 24/7 कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, आउटडोर में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यानी एट द मोमेंट आपको अवेलेबल होंगे कि जो आपको सही एडवाइस करें, अगर वो समझ रहे हैं कि ज़रूरत है उसको फ़ौरन एडमिट भी कर लेते हैं। तो इसमें एक जो चीज़ बड़ी वो ओपनली मैं आपसे अगर कहूँ कि जी रियली अप्रिशिएटिंग, क्योंकि मैं लाइक काम भी कर रहा हूँ, तो ये सारे का सारा जो चल रहा है ना सिस्टम, आप आएँ कभी विज़िट भी करें, बिलाल साहब आते हैं देखते हैं, तो लाइक दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर प्रोवाइडिंग दीज एमरजेंसीज एंड यू मस्ट से दैट थैंक्स फॉर पंजाब गवर्नमेंट के जी वो हेल्थ पे इस कार्डियोलॉजी हर हेल्थ डिपार्टमेंट पे इस तरह काम ये हो रहा है। PIC के हवाले से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे किस तरह की सहूलियात आपको मैसर आ सकती हैं और क्या क्या जो इलाज मुआलजा है वहाँ पर आप करवा सकते हैं। डॉक्टर आमिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, MS है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। मोहम्मद बिलाल ने हमें ज्वाइन किया था। बिलाल थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।